हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 मार्च की सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस किया था। आज का पेपर हम लोगों का NDMC DSSB का 24 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। तो इसके 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि एक संख्या 9871y 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का मान क्या होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। जो भी संख्या 9 से विभाजित होती है तो उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होता है। जैसे कि यहाँ 9 + 8 + 7 + 1 + y। तो इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 8 17 7 24 और 1 25 25 + y हो जाएगा। तो अब y की ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कि 25 में जोड़ने पर 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमने बताया था कि अगर आपको सीधे नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन रख के देख सकते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम लोग रखते हैं तो 25 + 4 29 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। फिर दूसरा हम लोग रखते हैं तो 25 + 2 27 हो जाएगा, और जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन का जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो भी 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए जो शर्त होती है वो जो भी संख्या है उसके अंकों का योग भी 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अंकों का योग निकाला तो हम लोगों का 25 + y आया। तो हमने देखा अगर y की वैल्यू 2 रख दें तो जो योग है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए जो हम लोगों का मान हो गया वो y = 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1452 रुपये है तथा 12% की छूट दी गई, अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है x है। अगर अंकित मूल्य x है और कहा जा रहा है 12% की छूट दी जा रही है, यानी 100 - 12/100, तो जो विक्रय मूल्य हो जाता है वो 1452 रुपये हो जाता है, यानी बराबर 1452 हो जाएगा। ये 100 में से 12 जाएगा तो 88 हो जाएगा, बटे 100 = 1452। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 8 88, 11 कम 11 बचा 3, 11 33 बचा 2, 11 दूनी 22। फिर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 बचा 1, 4 तियाँ 12। तो ये हमारा बन गया x × 2/100 = 33। अब हम लोग इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x = 33 × 100/2। तो 2 से डिवाइड किया, ये 50 हो गया। तो 33 × 50, और 33 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 और 5 × 15 = 16, 1650 रुपये x बराबर, यानी कि जो हम लोगों का अंकित मूल्य हो जाएगा वो 1650 रुपये आ जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अंकित मूल्य हम लोगों ने x मान लिया और 12% की छूट दी जा रही है, यानी x × 88/100 हो गया। तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 1452 हो जाता है। तो 1452 हमने बराबर इक्वल रख दिया, सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन कर ली, तो x = 1650 रुपये आ गया, जो कि हमारा अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 1650 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कुछ लड़के एक कार्य को 46 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी। एक फार्मूला होता है m1d1/w1 = m2d2/w2। जहाँ पर m1 जो है आदमियों की संख्या, d1 दिनों की संख्या जो समय है, m2 जो है फिर से आदमियों की संख्या, d2 समय की संख्या, और w1 कार्य है और w2 भी कार्य है। तो कह रहा है कुछ लड़के एक कार्य को 46 दिन में करते हैं। हम लोगों ने मान लिया कुछ लड़के जो हैं वो x हैं और कार्य को 46 दिन में करते हैं। तो m1 हमने मान लिया जो है वो हमारा x है, यहाँ पे लिख देते हैं m1 x है। 46 दिन में करते हैं तो d1 हमने मान लिया 46 डेज है। फिर आगे हमसे कह रहा है कि यदि 26 लड़के और होते, यानी m2 की जो वैल्यू है वो x + 26 होती, क्योंकि कह रहा है कि 26 लड़के और होते, पहले x थे तो अब x + 26 होते, तो कार्य 26 दिन कम में पूरा हो जाता। तो जो d2 है हमारा वो 46 - 26 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है 26 दिन कम में पूरा हो जाता है, यानी पहले 46 में हो रहा था तो अब 26 दिन कम लगेंगे, तो अब हमारे 20 दिन लगेंगे। तो अब हमारा जो है कार्य हमारा सेम है, जो पहले काम हो रहा था वही बाद में हो रहा है, यानी w1 = w2 है। तो ये अब हम लोगों को जो वैल्यू पता चल गई वो m1 की x, d1 की 46, m2 की x + 26 और d2 की 20 डेज। सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। x × d1 46/w1 को 1 मान लेते हैं, क्योंकि कार्य हमारा सेम है। तो m2 हमारा x + 26 और d2 हमारा 20 है, और कार्य हम लोग यहाँ पर भी सेम है, इसलिए ये भी हम लोगों का 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 46x बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे 20x + 26 × 20। अब पक्षांतर कर देंगे हम लोग, तो 46x - 20x = 26 × 20।
तो ये हम लोगों का हो जाएगा 26x बराबर 26 गुणे 20। तो x बराबर 26 गुणे 20 बटे 26, तो इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा, जो कि हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमसे पूछा था शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी, तो शुरुआत में जो लड़कों की संख्या थी वो हमारा x थी यानी कि 20 थी, तो ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। अगर पूछा जाता बाद में लड़कों की संख्या कितनी थी, तो हमारा x प्लस 26 होता, तो 20 में 26 जोड़ देते, यानी 46 बाद में लड़कों की संख्या हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग ऐसे बहुत से क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी जो है यहाँ पर एक जो डिजिट दी गई है और इनमें कहा गया है कि इकाई का स्थान कौन सा होगा, यानी कि हम लोगों से यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है, हम लोगों ने बात की थी जब भी यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाएगा तो जो भी हम लोगों को यहाँ पे घात होगी उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने पे यदि जो शेषफल है वो हमारा अगर 0 आता है तो हमारी जो घात है वो 4 हो जाएगी, और 0 के सिवा अगर शेषफल कुछ भी आता है 1 2 3 तो घात भी हमारी जो है 1 2 3 4 जो भी हमारे शेष होगा वही हमारी घात में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग 4 से 96 को भाग करके देखते हैं, तो 4 दूनी 8, 1 4 चक्कू 16, 0, यानी शेषफल जब हमारा 0 आया तो हमारी जो घात हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। इसी तरीके से 4 से 92 को भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 1 2 4 3 12, यहाँ पर भी हमारा शेषफल 0 आया यानी कि घात जो है हमारी वो 4 हो जाएगी। फिर 4 से डिवाइड करते हैं 60 को, तो ये हमारा हो जाएगा 15 डायरेक्ट, 15 चक्कू 60, यहाँ पर शेषफल 0 आया यानी कि जो घात है वो हमारी 4 हो जाएगी। अब सब में जो है हम लोगों की घात 4 हो जाएगी, यूनिट डिजिट निकालनी है इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट ले लेते हैं। 11 की जो है 1 हो जाएगी और घात हमारी 4 हो जाएगी। 33 की यूनिट डिजिट 3 घात 4, और 55 की यूनिट डिजिट 5 की घात 4। अब 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहता है, 3 की घात 4 यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा, और 5 की घात 4 तो 55 25 पंचे 125 पंचे 625 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट के लिए इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी 1 और इसकी 5, तो इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो 5 आ जाएगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगी इसकी वो ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगी। तो जब भी हमको यूनिट डिजिट निकालनी होगी तो जो भी हम लोगों को घात दी होंगी उसकी घात को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर शेषफल 0 आता है तो घात 4 हो जाएगी। अगर 0 के अलावा कोई भी आता है यहाँ पर शेषफल तो वही संख्या हमारी घात में कन्वर्ट हो जाती है। तीनों में ही हमारा जो है शेषफल है वो 0 आया है, यानी तीनों में जो हमारी घात है वो 4 हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर यूनिट डिजिट ले ली, 11 की 1, 33 की 3 और 55 की 5। फिर हम लोगों ने इसको खोल दिया तो 3 की घात 81 हो गया, 5 की घात 4 625 हो गया। फिर हमने इनकी यूनिट डिजिट ले ली और इनकी मल्टीप्लाई की तो 5 हम लोगों का आ गया, यानी कि जो हम लोगों का इकाई का अंक है वो 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति y किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो सबसे पहले हमें समय बराबर दूरी बटे चाल हमें फार्मूला पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय जो हमारा है वो 10 घंटे है, दूरी हमें y दी है, चाल हमें पता नहीं तो हमने चाल x मान ली। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जो आपकी कंडीशन दी है उसके हिसाब से जो हमारा इक्वेशन बनी 10 बराबर y बटे x। अब कह रहा है वह अपनी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाता है। ये घंटे में है, ये किलोमीटर में है, यानी कि इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोगों ने बात की थी। तो ये 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कह रहा वह अपनी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाता है तथा समान दूरी को 4 घंटे में तय करता है। अब हमारा समय 4 हो गया, दूरी हमारी y रही और चाल जो है हमारी वो x प्लस 36 हो गई, क्योंकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो बढ़ाता है। तो अब हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4 ब्रैकेट में x प्लस 36 बराबर y। अब यहाँ पर 10 बराबर y बटे x है, यानी x बराबर y बटे 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने बना ली। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा हो गया 36 बराबर y। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y अपॉन 10 प्लस 36 इंटू 4 इजकल टू y। अब पक्षांतर कर देंगे y माइनस 4y अपॉन 10 इजकल टू 36 इंटू 4। अब एलसीएम ले लेंगे तो 10y माइनस 4y बटे 10 बराबर 36 गुणे 4। तो ये 10 में से 4 जाएगा तो 6y बटे 10 बराबर 36 गुणे 4। 36 गुणे 4 तो 6 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, तो y बटे 10 बराबर 24। तो y बराबर आ गया 240।
यानी कि y बराबर 240 किलोमीटर आ गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि y का मान 240 है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है हम लोगों का बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि व्यक्ति की वास्तविक गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी, प्रति घंटा है। तो यहाँ पर 10 बराबर y बटे x हम लोगों ने निकाला था। तो अगर हम लोग यहाँ पर 10 बराबर y की वैल्यू 240 बटे x रख दें तो x बराबर 240 बटे 10 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो जो पहली वास्तविक जो गति थी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड भी हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड हम लोगों के बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को लगाया, सबसे पहले हमको 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाता है तो 10 मीटर प्रति सेकंड को हम लोगों ने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लिया, 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करके तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों को आ गया। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा जब पता चल गया, फिर हम लोगों ने फार्मूला लगाया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 10 घंटे में पहले कह रहा था तो 10 समय रख दिया, दूरी हमें y दी थी y रख दी, चाल पता नहीं थी, चाल हम लोगों ने x मान ली, तो x बराबर y बटे 10 निकाल लिया। और दूसरी कंडीशन जब बढ़ाता है तो 4 घंटे में तय कर लेता है, y हमारा y रहेगा सेम, और जो गति है वो x प्लस 36 हो जाती है। फिर हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आ गया y बराबर 240 किलोमीटर। जब y बराबर 240 आ गया और हम लोगों से वास्तविक गति पूछ रहा था यानी x बराबर y बटे 10, तो y की वैल्यू हम लोगों ने 240 रख दी, 240 भाग 10 यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों का आ गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो इजी मेथड होता है वो आप लोग जो है इमेजिन कर लें संख्या को। जैसे कह रहा है 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। जैसे अब आप सोचिए 5 की अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा, यानी शेषफल 2 आना चाहिए। यानी 7 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो हमारा जो शेषफल है वो 2 आ जाएगा। तो संख्या हमारी 7 हो गई। अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, तो 7 का जो स्क्वायर हो गया वो हमारा 49 हो गया। अब 49 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 नियम 45, तो 9 में से 5 गया 4, तो शेषफल हमारा 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी यही है कि आप लोग जो संख्या है अपने आप से छोटी संख्या इमेजिन कर लें, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है संख्या के वर्ग को आपसे कह दिया जाए संख्या के क्यूब को या कुछ भी इस टाइप से कह दिया जाए तो आप लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक पार्टी हॉल में नीली तथा लाल रंग की पोशाक में लोग हैं। नीले रंग की पोशाक में पुरुषों की संख्या तथा लाल रंग की पोशाक में महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:7 है। लाल रंग की पोशाक में पुरुषों की संख्या तथा नीले रंग की पोशाक में महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि नीले रंग में लोगों की संख्या का लाल रंग में लोगों की संख्या से अनुपात 106:176 है तो पुरुषों की संख्या तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसमें जो हमें कह रहा है कि नीले रंग की पोशाक में पुरुष की संख्या तथा लाल रंग की पोशाक में महिलाओं की संख्या। तो नीले रंग में पुरुष को हम लोग m से लिख देते हैं। नीले रंग में जो पुरुष हैं वो हमारे 4:7 है, हम लोग मान लेते हैं 4x है। और लाल रंग में जो महिलाएं हैं, लाल में जो हमारी फीमेल हैं वो हमारी 7x हो जाएंगी, क्योंकि 4 और 7 का अनुपात है। फिर लाल रंग में जो पुरुष हैं यानी लाल में जो मेल है हमारे वो 3 और 2 का अनुपात है, तो 3y हम लोगों ने मान लिया। और नीले में जो महिलाएं हो जाएंगी वो हमारी 2y हो जाएंगी, क्योंकि 3:2 का अनुपात है। तो सबसे पहले हम लोगों नीले रंग की पोशाक में पुरुष 4x हो गए, लाल रंग की पोशाक में पुरुष 7x हो गए, लाल रंग में जो पुरुष हैं वो 3y हो गए और नीले रंग में जो महिला हैं वो 2y हो गई। अब कह रहा है कि तो हम लोग यहाँ से आगे हम लोगों से कह रहा है कि यदि नीले रंग में लोगों की संख्या का लाल रंग में लोगों की संख्या से अनुपात 106:176 है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं टोटल जो नीले हैं, नीले रंग वाले पुरुष और महिलाएं, वो हमारी नीले रंग में पुरुष हैं 4x और महिलाएं हमारी हैं 2y। और लाल रंग में हमारे टोटल कितने लोग हैं, लाल रंग में हमारे 7x पुरुष हैं और 3y हमारे जो हैं महिलाएं हैं, यानी टोटल जो लोग हैं लाल रंग में वो 7x + 3y हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है नीले रंग में लोगों की संख्या का लाल रंग में लोगों की संख्या से अनुपात 106:176 है, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो 106:176 है। तो ये हमारे नीले रंग में टोटल लोग हो गए, ये लाल रंग में टोटल लोग हो गए, इनका हमें अनुपात दे रखा था। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 4x × 176,
तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 704x हो जाएगा, फिर ये 352y हो जाएगा बराबर 106 और 7 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा हो जाएगा 742x और ये हमारा हो जाएगा 318y। अब हम लोग पक्षांतर कर देंगे, x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और y वाले पद एक तरफ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 742x माइनस 704x बराबर 352y माइनस 318y। अब इनको माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 38x बराबर 34y। तो x बटे y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे होगा 34y। तो x बटे y बराबर हो जाएगा 34 बटे 38। और तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 17 और 19। तो x और y का जो अनुपात आ गया वो हमारा 17:19 आ गया। आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तो पुरुषों की संख्या तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पुरुषों की जो हमारी संख्या थी वो हमारी कितनी थी, 4x प्लस, ये हमारे पुरुष हैं 4x और ये हमारे हैं 3y। तो 4x प्लस 3y बटे 7x प्लस 2y। तो इनका हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। तो x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोगों का अनुपात आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों से क्वेश्चन में नीले रंग में पोशाक में पुरुष दिए थे 4:7, तो हमने मान लिया 4x। लाल रंग में फीमेल जो है वो हमारी 7x है। लाल रंग में जो हमारा मेल है वो 3y है और नीले रंग में जो है फीमेल है वो 2y है। फिर कह रहा है टोटल जो नीले रंग में है और टोटल जो लाल रंग में लोग हैं उनका अनुपात 106:76 है। तो टोटल नीला हमारा ये 4x और ये 2y, इनको ऐड कर दिया। टोटल लाल हमारे 7x और ये हमारे 3y, इनको ऐड कर दिया, सॉल्व कर लिया। x और y का अनुपात हमें पता चल गया 17:19। जब x और y का अनुपात हमें 17:19 पता चल गया तो हमें निकालना था टोटल पुरुष, यानी कि 4x प्लस 3y। तो हम लोग वैल्यू को रख देते हैं, 4 गुणे x की वैल्यू 17, 3 गुणे y की वैल्यू 19। तो ये हमारा हो जाएगा 17 चौको 68, 19 तियाँ 57, इनको ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 125। ऐसे ही महिला निकाल लेंगे। तो महिला का जो हमारा था वो 7x प्लस 19, 7x प्लस 2y था। तो 7 गुणे x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 17 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 19। तो ये हमारा हो जाएगा 119 प्लस 38, इसको जब ऐड करेंगे तो 157 आ जाएगा। यानी कि जो अनुपात हमारा आ जाएगा 125:157 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने नीले रंग में पोशाक में पुरुष निकाल लिया 4x, लाल रंग में महिला निकाल ली 7x, फिर लाल रंग में पुरुष हम लोगों ने निकाल लिया 3y और लाल रंग में महिला निकाल ली हम लोगों ने 2y। फिर टोटल नीले और टोटल लाल का अनुपात दिया था, हम लोगों ने अनुपात निकाल दिया। तो अनुपात हमारा 17:19 आ गया। फिर हम लोगों से पुरुष पूछ रहा था, यानी 4x प्लस 2y की वैल्यू, 4x प्लस 3y की वैल्यू पूछ रहा था। और फिर महिला यानी कि 7x प्लस 2y की वैल्यू पूछ रहा था और इन दोनों का अनुपात निकालना था। तो हम लोगों ने इनका जो x और y की वैल्यू है इसको पुट करके हम लोगों ने इसका अनुपात निकाल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, राम को अपनी साइकिल 7,744 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। तो 12% की हानि कब होती है, जब 7,744 रुपये में बेचता है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं इसका जो क्रय मूल्य होगा वो x होगा। तो x पर जब 12% की छूट दी जाती है यानी 88x/100 हो जाता है। 12 की छूट दी जाती है तो 100 में से 12 माइनस किया, बराबर हमारा हो गया 7744। 11 से डिवाइड किया 11 8 88, 11 77, 11 चौको 44, 8 से डिवाइड किया 8 8 64, बचा 6, 8 8 64। तो x बराबर आ गया 8800 रुपये। यानी कि क्रय मूल्य हमें पता चल गया। अब कह रहा वह इसे 9000 रुपये में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब उसने 8800 में खरीदा है और 9000 में बेच रहा है तो लाभ कितना हो जाएगा, 9000 माइनस 8800। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा लाभ 200। अब लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तब 200 को 88 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 2.27%, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें मान लिया क्रय मूल्य हमारा x है, 12% की छूट दी जा रही है यानी 88 बच रहा है। तो x गुणे 88/100 बराबर हमारा विक्रय मूल्य हो गया 7744। सॉल्व कर लिया, x यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई 8800। अब कोई वस्तु अगर 8800 में खरीदी जाती है और 9000 में बेची जाती है, यानी कि जो लाभ हो रहा है वो 200 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाभ निकाल लिया 200 रुपये का।
लाभ परसेंट निकालना था, तो लाभ परसेंट को निकालने के लिए लाभ बटे क्रयमूल्य गुणे 100 फार्मूला होता है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, 2.27% हम लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 70,000 रुपये को पी, क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू तथा आर के हिस्से के कुल हिस्से का 2/5 है। तो पी का जो हिस्सा है 2/5 है किसका, क्यू प्लस आर का। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पी और क्यू प्लस आर का जो अनुपात है वो हमारा 2/5 यानी 2:5 का अनुपात है। ऐसे ही कह रहा है कि आगे क्यू का हिस्सा पी तथा आर के हिस्से का 3/7 है, यानी कि Q बटे पी प्लस आर बराबर 3/7। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा बन गया, इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं सिंपल वे में, P अनुपात Q प्लस आर बराबर 2:5 और Q अनुपात P प्लस आर बराबर 3:7। तो ये चीज़ हमारी दी गई थी, इसको हम लोगों ने अनुपात में चेंज कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा ये 2 और 5 है, इसका टोटल हमारा 7 हुआ, 5 2 7, तो 7 की मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करते हैं, और 7 और 3 10 हुआ, तो 10 की मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करते हैं। तो ये हमारा हो गया 20:50 और ये हमारा हो गया 21:49। अब हम लोगों का जो अनुपात आ गया P अनुपात Q प्लस आर, और इसका जो P अनुपात Q प्लस आर अनुपात Q अनुपात P प्लस आर, इसका जो अनुपात है वो हमारा आ गया 20:50:21:49। तो अब जब हमारा ये अनुपात आ गया, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं 20A, P की वैल्यू 20A मान ली हम लोगों ने, Q प्लस आर की वैल्यू हम लोगों ने 50A मान ली, और Q की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से 21A मान ली, और P प्लस आर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से 49A मान ली। अब यहाँ से हम लोगों ने जो वैल्यू मान ली, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि Q की, यहाँ पे Q की जो वैल्यू आ गई है 21A आ गई है। अब हम लोग यहाँ पर अगर Q की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो Q प्लस आर बराबर 50A है, यानी 21A प्लस आर बराबर 50A, तो R बराबर हमारा हो जाएगा 29A। तो R की वैल्यू हमें 29 से पता चल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 70,000 को PQR में विभाजित किया जाता है, यानी इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि 70,000 यानी P प्लस Q प्लस R बराबर 70,000। अब P की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 है। Q की वैल्यू कितनी है, 21 है, और R की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, 29 है, बराबर 70,000। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 29 21 50 20 70 है, तो 70A बराबर 70,000। तो A बराबर हम लोगों का आ जाएगा 10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो A बराबर 10,000 आ जाएगा। R की वैल्यू पूछ रहा था, तो R का हमारा 29A है, तो 29 गुणे 10,000 हो जाएगा। A की वैल्यू 10,000 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29,000 रुपये, यानी R का जो हिस्सा हो जाएगा वो 29,000 रुपये हो जाएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि P का जो वैल्यू है वो Q प्लस R की वैल्यू का 2/5 है, तो P बराबर 2/5 Q प्लस R हो गया। तो हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया यहाँ से, इसको सॉल्व करके P बटे Q प्लस R बराबर 2/5, यानी P अनुपात Q प्लस R बराबर 2:5 हो गया। इसी तरीके से Q का हिस्सा है वो कह रहा है P प्लस R का 3/7 है, तो इसको हम लोगों ने निकाल लिया। तो Q अनुपात P प्लस R बराबर 3:7 आ गया। अब इन दोनों को ऐड किया, 10 हुआ, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी। इन दोनों को ऐड किया, 7 आया, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी। हमारा अनुपात बना 20:50:21:49, यानी जो P की वैल्यू है वो 20 है, Q प्लस R की जो वैल्यू है वो 50 है, Q की वैल्यू 21 है, और P प्लस R की वैल्यू 49 है। तो जब हमें Q की वैल्यू 21A पता चल गई, हम लोगों ने A मान लिया, तो हम लोगों ने Q प्लस R में रख के P प्लस Q में रख के हम लोगों ने R की वैल्यू निकाल ली। जब R की वैल्यू 29 से पता चल गई, अब हमें P की वैल्यू 20 है, Q की वैल्यू 21 है, और R की वैल्यू 29 से पता थी, और टोटल इन तीनों को विभाजित करके 70,000 में विभाजित किया जा रहा है। तो हम लोगों ने A की वैल्यू 10,000 निकाल ली, R की वैल्यू 29 से थी, तो R की वैल्यू 29,000 हो गई। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल 150√3 है, तो नियमित षटभुज की भुजा क्या होगी। तो षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, 3√3 भुजा स्क्वायर बटे 2,
ये षटभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है और षटभुज का क्षेत्रफल दिया है 150√3, यहाँ पे रख देते हैं 150√3 बराबर 3√3। भुजा स्क्वायर, भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए स्क्वायर बटे 2, तो √3 से √3 कैंसिल, 3 से काटा तो ये 50 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 50 गुणे 2 बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल अगर आपको फार्मूला आता है, षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है 3√3 भुजा स्क्वायर बटे 2 होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी फार्मूले का यूज कर लिया। क्षेत्रफल हम लोगों को दिया था, ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कैसा कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 1,50,000। आगे कह रहा है 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, यानी जो इसकी जो 60% पॉपुलेशन है वो शिक्षित है, और कह रहा है कि 75,000 जो फीमेल्स हैं वो भी शिक्षित हैं। इफ़ 80% यानी 80% फीमेल जो हैं शिक्षित हैं, तो हाउ मेनी मेन आर लिटरेट, तो कितने जो पुरुष हैं वो शिक्षित होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोगों को दिया है 1,50,000 लोग हैं। अब उसमें कह रहा है कि 60% जो है शिक्षित हैं, यानी इसका अगर 60% हम लोग निकाल दें तो ये हम लोगों का आ जाएगा 15 छक्के 90,000। तो 90,000 जो लोग हैं वो हमारे आ गए शिक्षित लोग, लिटरेट है जो। अब कह रहा है 75,000 जो लोग पॉपुलेशन है वो फीमेल है। अगर टोटल 1.5 लाख है हमारे पॉपुलेशन जो है, टोटल 1.5 लाख है, उसमें 75,000 जो फीमेल हैं, तो मेल कितने बचे, वो भी 75,000 बचे, यानी जो फीमेल हैं वो हमारी 75,000 हैं और मेल जो हैं वो भी हमारे 75,000 हैं। अब कह रहा है इफ़ 80% फीमेल आर लिटरेट, यानी 75,000 फीमेल हैं और उसमें से 80% शिक्षित हैं, यानी इसका 80% निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 8 5 40 8 7 56 और 4 60, यानी 60,000 जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं। अब कह रहा है देन हाउ मेनी मेन आर लिटरेट, टोटल जो शिक्षित थे वो 90,000 थे, उसमें 60,000 महिलाएं शिक्षित हैं, तो टोटल जो लोग शिक्षित हैं वो 90,000 हैं, उसमें से 60,000 महिलाएं हैं, यानी पुरुष कितने हैं हमारे 30,000 हैं। तो 30,000 यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.5 लाख जो है पूरी जनसंख्या है किसी डिस्ट्रिक्ट की, उसमें से 60% लोग शिक्षित हैं, यानी 90,000 लोग शिक्षित हैं। अब कह रहा है उसमें से जो 75,000 हैं वो फीमेल हैं और फीमेल का 80% जो है वो शिक्षित है, तो 75,000 का फीमेल का जो हम लोग 80% निकाल लिया वो 60,000 आ गया, यानी टोटल जो हमारे 90,000 शिक्षित टोटल लोग हैं उसमें 60,000 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने बचे 90,000 माइनस 60,000, यानी कि 30,000 लोग हमारे जो पुरुष हैं वो शिक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को एक तालिका दी गई है और इसमें हम लोगों को कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और यहाँ पे एक फार्मूला दिया है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, या फिर हम लोग जैसे अभी तक की निकालते आए हैं सेलिंग प्राइस वैसे भी निकाल सकते हैं, सेम वही फार्मूला है। और J2 दिया है, फिर J1 माइनस J2 पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर P की बात की जाए, यहाँ P लिख लेते हैं, P में जो इनका कॉस्ट प्राइस है वो 600 है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं 600 पर, प्रॉफिट जो है वो हमारा 20% का है यानी 120 हो जाएगा, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 720 आ जाएगा। तो ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। इसी तरीके से हम लोग Q को निकालते हैं, तो Q में हमारा जो CP है वो 700 है और लाभ जो हमें हो रहा है वो 30% का हो रहा है, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 13 7 91 910 आ जाएगा। इसी तरीके से R का निकालते हैं, तो R में 550 है और 550 का में 10% लाभ हो रहा है, यानी 110/100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 605। इसी तरीके से S का निकालते हैं, तो S जो है वो 400 है, अब 400 पर 40% का लाभ हो रहा है, यानी 140/100, तो ये हमारा हो जाएगा 560। इसी तरीके से T को देते हैं, तो T जो है हमारा 300 है कॉस्ट प्राइस और लाभ जो हमारा हो रहा है 50%, यानी 150/100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 450। ऐसे ही हम लोग U का निकाल लेते हैं, तो U में जो कॉस्ट प्राइस है 800 है, लाभ हमारा 15 हो रहा है, तो यानी 115/100, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 920। तो ये हमारे आ गए सेलिंग प्राइस और ये हमारे आ गए कॉस्ट प्राइस। अब J1 जो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 6 आर्टिकल्स, तो इनको हम लोग ऐड कर लेंगे और इनको ऐड कर लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इनको जब ऐड करते हैं तो ये हमारा 600 700 7 6 13 5 18 4 19
7 6 13 5 18 4 22 3 25 60 33 और 33 50। तो ये हमारा जो आ गया कॉस्ट प्राइस 33 50 आ गया। अब इसी तरीके से सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4165। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 4165 और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 3350। अब J1 निकालना है तो J1 के लिए क्या है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 4165 माइनस 3350। तो इनको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 3 गया 8, तो 815 हमारा आ गया J1। अब J2 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल P Q R S और T। तो P Q R S और T इनको ऐड करेंगे, तो इनको जब ऐड करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं P Q R S और T को ऐड करने पर हमारा जो आएगा वो 3 2 4 5 आएगा। तो टोटल जो हमारा आया 3 2 4 5 और हमसे कह रहा है एवरेज कितने का, 1 2 3 4 और 5 का। तो एवरेज के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज जो है वो 649 आ जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि J1 माइनस J2 कितना होगा, यानी 815 में से 649 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 166 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले P हमें दिया था 600 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हम लोगों ने निकाल लिया, 20% का लाभ हो रहा है तो 600 गुणे 120/100। इसी तरीके से R Q R S T और U के हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाल लिए। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर कह रहा था J1 है, तो जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आया वो 4165 आया है और कॉस्ट प्राइस हमारा 3350 आया है, यानी कि जो हमारा J1 आ गया वो 815 रुपये आ गया। J2 कह रहा है कि P Q R S और T का एवरेज यानी P Q R S और T को हम लोगों ने ऐड किया, टोटल 5 थे तो 5 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 649। अब इनका अंतर चाहिए था, अंतर जो है इसका आएगा 166, तो हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को एक ग्राफ दिया गया है और कह रहा है S1 में पुरुष शिक्षकों की संख्या S4 में पुरुष शिक्षकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। S1 में कितना है 600 और किससे पूछा जा रहा है, S4 से पूछा जा रहा है। S4 में कितना है 200, तो बटे 200 गुणे 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 300 आ जाएगा, यानी 300% हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो S1 में पुरुषों की संख्या यानी S1 बटे S4 में पुरुषों की संख्या क्या कितना है, तो ये पूछा गया था S1 बटे S4 गुणे 100 क्या होगा। S1 की वैल्यू रख दी, S4 की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, हम लोगों का आ गया 300%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस गोले के आयतन का 6 गुना एक ठोस गोले के आयतन के बराबर है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, शंकु के आयतन का और इसके साथ साथ गोले के आयतन का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गोले का आयतन लिख लेते हैं, गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे हम लोग r1 मान लेते हैं, r1 क्यूब। फिर हम लोग शंकु का लिख लेते हैं, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो r हम लोग मान लेते हैं r² h1। अब हम लोगों को शंकु और गोले का आयतन पता है। अब कह रहा है कि गोले का आयतन जो है 6 गुना है किसका, एक ठोस शंकु के। यानी अगर गोले के आयतन में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोगों का ये जो है इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही हम लोगों से कह रहा है कि गोले का आयतन जो है वो 6 गुना है शंकु के आयतन के। तो हम लोगों ने उसको फॉलो करके बराबर कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो ये हमारा आ गया 6r1 क्यूब बराबर r² h1। अब 6 को 6 ऐसे रख दिया, r1 क्यूब यानी r1 की जो वैल्यू थी वो हमारी गोले की 14 गुणे 14 गुणे 14 और ये हमारा 4 भी है तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 4 बराबर r² यानी 28 गुणे 28। h हमसे पूछा गया है तो h को h1 ऐसे लिख देते हैं। अब ये 14 से डिवाइड किया 14 दूनी 28, ये डिवाइड किया 14 दूनी 28, 2 से किया तो 2 सत्ते 14 और 2 से किया तो 2 तिया 6। तो हमारा आ गया 4 गुणे 3 गुणे 7 बराबर h1। तो अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई किया रहेंगे, 7 या 21 चक्कू 84, तो h1 हमारा हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।
तो इसमें हम लोग गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु के आयतन का 6 गुना है तो गोले के आयतन में 6 से गुणा करके हम लोगों ने बराबर कर दिया। तो फिर हम लोगों का पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। बाकी हम लोगों ने R1 की वैल्यू 14 सेंटीमीटर रख दी, R2 की वैल्यू 28 सेंटीमीटर रख दी और सॉल्व कर लिया। तो हम लोगों का आंसर आ गया H1 जो है वो 84 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले हम लोग भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग भाग हल करेंगे। तो 88 भाग 8 प्लस 5 माइनस 9 भाग 3 गुणे 2। तो यहाँ 88 भाग 8 यानी 8 11 बार में जाएगा, 5 माइनस फिर भाग यहाँ पे, तो इसको हल करेंगे 3 गुणे 2। अब इसके बाद हम लोग गुणा हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 दूनी 6। अब प्लस हल करेंगे तो ये 16 माइनस 6 यानी 10 हम लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें 2 जगह भाग था, तो सबसे पहले हम लोगों ने दोनों भाग किए, उसके बाद फिर हम लोगों ने गुणा किया, फिर जोड़, फिर घटाना। ऑप्शन ए हम लोगों का 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक समीकरण दिया गया है और इसका मान पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग सीधे सीधे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा √3 प्लस √2, √3 माइनस √2। ऊपर ये हमारा हो जाएगा √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2 और ये हो जाएगा √3 प्लस √2। अब ये हमारा होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे हमारा वर्गांतर बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नीचे फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको जो है ओपन कर देंगे ऊपर। तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही इसको ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और अपॉन में हमारा √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। 3 माइनस 2 यानी कि 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो जाएगा 3 2 5 3 8 2 10। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। सिंपली हम लोगों ने इसमें एलसीएम ले लिया, नीचे हम लोगों का वर्गांतर बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो 2ab जो 2√3 था ये कैंसिल हो गया। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 ऐड कर दिया, 10 हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 10,000 रुपए की एक राशि को साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया। तो P हमको दे रखा है 10,000। कह रहा है कि 20% यानी R जो दे रखा है वो 20 दे रखा है, 20% और 4,000 रुपए ब्याज यानी ब्याज हमको दे रखा है 4,000। और हमसे पूछा गया है कितने महीनों के लिए निवेश किया गया, यानी समय हम लोगों से T पूछा गया है। तो ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यानी P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू 10,000, R की वैल्यू 20, T को हम लोग ऐसे रख देंगे, T पूछा गया है बटे 100। ब्याज हम लोगों का जो है वो 4,000 है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 2 और 3 जीरो से ये 1 2 3 जीरो कैंसिल, यानी 4 बराबर 2T। 2 से डिवाइड किया तो 2, T बराबर आ गया हम लोगों का 2 वर्ष। अब जो हम लोगों के आंसर है वो महीने में है, यानी 2 वर्ष का मतलब कितना हो गया 24 महीने। 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 24 महीने। तो सिंपल हम लोगों को इसमें मूलधन भी दिया गया था, ब्याज भी दिया गया था, दर भी दिया गया था, समय पूछी गई थी। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फार्मूला लगाया तो हम लोगों का T बराबर आ गया 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को एक यहाँ पर ग्राफ दे रखा है और इसमें हम लोगों को कंडीशन दे रखी है और बतानी है कौन सी कंडीशन इसमें सही है, तीनों सही है या 2 सही है या 1 सही है। तो पहले में कह रहा है द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ कंपनीज C2, C3 एंड C6 इज 700। तो जो इनकम है वो हमारी ये वाली है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ C1 यहाँ पे जो हम लोगों से कह रहा है C2, C3, C6। तो C2 की कितनी है यहाँ पे 800 है, C3 की कितनी है 700 है और C6 की कितनी है वो हमारी ये आ गई 600 है।
तो हमारा टोटल कितनी हो गई, एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए सबसे पहले टोटल निकालेंगे, तो ये हमारा 2100 हो गया। 3 कंपनियों की बात की जा रही है, यानी एवरेज के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो 700 हो जाएगा। यानी जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले C2, C3, C6 को ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा पहला स्टेटमेंट की जो बात है वो 700 आ गई, यानी कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगले स्टेटमेंट में कह रहा है द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 7 कंपनीज इज 3100। तो इसमें जो सम है, जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका जो सम है वो 7 कंपनियों का वो 3100 है। तो इसमें जो और कैसे निकालेंगे हम लोग, जो बचत है हमारी वो इनकम माइनस सेविंग, यानी जो हमारी आय माइनस व्यय है वो हमारी बचत हो जाएगी। तो 7 कंपनियों का निकालना है, हम लोग लिख लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। तो आय हमारी है 1000 और बचत हमारी है 200, यानी 800 हमारा खर्च है। ऐसे ही नेक्स्ट निकालेंगे 800 माइनस 100, यानी कि हमारा हो जाएगा 700। ऐसे ही नेक्स्ट 700 माइनस 300 यानी 400। ऐसे ही नेक्स्ट तो C4 में 400 माइनस 100 बराबर 300। ऐसे ही नेक्स्ट डायरेक्ट लिख देते हैं, 900 में से 300 गया 600। ऐसे C6 600 में से 400 गया 200। ऐसे C7 300 में से 200 गया 100। तो ये हमारी आ गई बचत C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 की। अब टोटल कह रहा है तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं, 8 7 15 4 19 3 22 6 28 2 30 और 1 31, यानी टोटल जो है वो हमारा 3100 आया। यानी जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है वो भी बिल्कुल सही है। अब लो जो लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल सेविंग्स ऑफ ऑल 7 कंपनीज इज 1500। तो टोटल जो हमारा खर्च है वो हमारा कितना आया था, अभी हम लोगों ने देखा था 3100 आया था। और टोटल जो हमारी सेविंग है, तो सेविंग कौन सी है, ये है 200, 100, 300, 100, 300, 400 और ये हमारा लास्ट में 200। अब इनको ऐड कर देते हैं तो 2 1 3 3 6 1 7 3 10 4 14 2 16। तो 1600 हमारा जो है टोटल हमारी जो क्या बोल रहे हैं सेविंग है वो हमारी 1600 है। टोटल हमारा खर्च 3100 है। अब कह रहा है इनके बीच का अंतर जो है वो 1500 है, यानी इनको माइनस कर दें तो 0 0 और इसमें 3100 में से ये जाएगा तो 5 और ये हमारा 1500। यानी स्टेटमेंट थर्ड जो है वो भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन ए हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 120 में से क्या संख्या घटाया जाना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हम लोग मान लेते हैं x घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 70 के 50% के बराबर हो जाए। तो 70 का 50%, तो ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 2 से 70 गया 35, यानी 120 माइनस एक्स बराबर 35। पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर 120 माइनस 35, तो x बराबर आ गया 85, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 120 में से क्या घटाया जाना चाहिए, हम लोगों ने मान लिया x घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 70 के 50% के बराबर हो जाए। तो 70 का 50% यानी 35, तो 120 माइनस एक्स बराबर 35, x बराबर 85 आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 17 सेकंड में तथा एक 440 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 37 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो गति हम लोगों ने मान ली जो रेलगाड़ी की गति है वो x है और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो d है। दो चीज़ें हम लोगों ने मान ली, जो रेलगाड़ी की गति है वो x है और लंबाई जो है वो d है। फिर हम लोगों ने लगा दिया फार्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल का, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय हमारा कितना है 17 है, दूरी कितनी है डी हम लोगों ने मानी, दूरी का मतलब जो ट्रेन की लंबाई है, बटे चाल जो हम लोगों ने मानी वो x है, यानी 17 बराबर डी बटे x एक हम लोगों की इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि 440 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो दूरी है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और जो ट्रेन की लंबाई है वो ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ट्रेन की लंबाई d, प्लेटफॉर्म की लंबाई 440 और कितने सेकंड में पार करती है, 37 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति हमारी जो है वो सेम रहेगी x। तो रेलगाड़ी की गति पूछी गई है, यानी यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं d बटे 17। तो जब x यहाँ पे हम लोगों से रेलगाड़ी की गति पूछी गई है तो हम लोगों ने यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू हमारी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17x। तो d की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 37x बराबर d प्लस 440, d की वैल्यू है 17x प्लस 440 37x। पक्षांतर करेंगे 37x माइनस 17x बराबर 440, तो ये हो जाएगा 20x बराबर 440।
डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 22 गया तो x बराबर 22 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी जो रेलगाड़ी की चाल है, गति है, वो 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने रेलगाड़ी की लंबाई मान ली रेलगाड़ी की लंबाई मान ली d, रेलगाड़ी की चाल मान ली x, समय बराबर दूरी बटे चाल लगा दिया, 17 बराबर d बटे x, तो d की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, d बराबर 17x। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी, d प्लस 440 हो जाएगी। और रेलगाड़ी की गति सेम x है, 37 सेकंड में पार करती है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल यहाँ पर लगा दिया। और d की वैल्यू को यहाँ पे हम लोगों ने ये 17x निकाली थी, इसको पुट कर दिया, तो x की वैल्यू हमारी 22 मीटर पर सेकंड आ गई। अब अगर हम लोगों से यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाती तो यहाँ पे 22 रख देते, 17 और 22 की मल्टीप्लाई करके d निकाल लेते, जो कि हमारी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने जो 20 क्वेश्चन थे 24 मार्च के सेकंड शिफ्ट के, उसके 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड जो शिफ्ट है 24 मार्च की थर्ड शिफ्ट एनडीएमसी की, उसके वीडियो को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।